नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय एक जन्म कुंडली का हम और आप मिलके अध्ययन करेंगे। एक श्रोता ने भेजी है, कुछ प्रश्न हैं उनके। किन ग्रहों का क्या मतलब होता है, किस तरीके से जन्म कुंडली देखी जाती है, ग्रहों से युतियां कैसी होती हैं, संबंध कैसा बनता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। देखिए, एक जातक की जन्म कुंडली है 11/5/1971 रात में 1:11 का जन्म है इनका। देखिए, कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जो परमात्मा अपने हाथ से लिख के भेजता है। एक कहावत में हिसाब से मैं बोल रहा हूं। कुछ ऐसी कुंडलियां होती है जिसे परमात्मा खुद अपने हाथ से लिख के भेजता है कि जाओ और जाके जो है जीवन का पूरा आनंद लो। आनंद लेने का मतलब ये नहीं कि संघर्ष नहीं होगा या कष्ट नहीं आएंगे, लेकिन उस कष्टों से निकालने की क्षमता ऊपर वाले ने जब कुंडली में ग्रह बैठा रहा था तो समय पे फिट कर दिया था। कैसे, सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जन्म पत्रिका को देखते हैं कौन से ग्रह क्या हैं, किस आधार पे मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग राजयोग लेके पैदा होते हैं और राजयोग भी अगर कहा जाए तो बलिष्ठ, छोटा मोटा राजयोग नहीं। देखिए, जन्म पत्रिका अगर देखा जाए, इनके प्रश्नों पे एक एक करके आते हैं। सीधे सीधे आपको जो है पूरी तरीके से जन्म कुंडली देखते हैं या देखना सीख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से देखा जाएगा। सर, मैं आपका प्रोग्राम 3 सालों से देख रहा हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। मैं भी आपको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद करता हूं कि आप 3 साल से कंटिन्यू प्रोग्राम मेरा देख रहे हैं। दूसरा बिंदु इन्होंने लिखा है, सर मैं ज्योतिष को पिछले 12 सालों से ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। ग्रहों का समीकरण मैं अपनी कुंडली में अगर देखूं तो मुझे नहीं समझ में आता है। चलिए ठीक है, मैं समझाता हूं। पहले समीकरण ही देख लेते हैं जन्म कुंडली में, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनका लगन अगर देखा जाए कर्क है। लगन का स्वामी अगर कहा जाए नीच का होके चंद्रमा पंचम में। चंद्रमा जब भी नीच का होके पंचम में बैठे और चंद्रमा अगर कहा जाए तो एक सौम्य ग्रह है, ये मन को दिखाता है। ऐसे में कहा जाएगा कि गुरु और चंद्रमा एक साथ गज केसरी योग का निर्माण, और जिस राशि में है उसका अधिपति अगर कहा जाए मंगल, मंगल अपने ही घर में, ठीक है, मंगल अगर कहा जाए अपने ही घर के 7वें भाव में राहु के साथ। एक बात। दूसरी चीज, इनकी जन्म कुंडली में अगर देखा जाए 10वें भाव में दिग्बल की अवस्था में सूर्य अगर नवमांश में देखा जाए तो वृश्चिक राशि में, यहां से जन्म कुंडली बेहद बली हो गई। बुध के साथ अश्विनी नक्षत्र के पहले चरण में। अश्विनी नक्षत्र केतु का नक्षत्र, भरणी नक्षत्र अगर कहा जाए शुक्र का नक्षत्र। लाभ में शनि विराजित है कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में 1 डिग्री 42 कला पे। ऐसे में शनि अगर कहा जाए तो बल उसके पास कम है, ठीक है, और शनि अगर कहा जाए तो मार्केश है और कहीं ना कहीं मुख्य मार्केश कहलाएगा। मुख्य मार्केश पीड़ा देने वाला। लाभ में बैठा शुक्र मीन राशि का रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में। रेवती नक्षत्र अगर कहा जाए बुध का नक्षत्र कहलाएगा। अब ये ग्रहों की स्थिति है, कहां क्या बैठा मैंने आपको बताया। अब क्या है, आपने जैसा लिखा है कि क्या है मेरे ग्रह। देखिए, केतु और राहु अगर कहा जाए मंगल के साथ, बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे इसमें कि कहीं ना कहीं विवाह चलेगा नहीं, और आपके सामने समय समय पे ये बातें आई होंगी। अब तो लगभग 71 का जन्म है, 52-53 वर्ष के आसपास की आयु आपकी हो गई है, जाने दीजिए। लेकिन पीछे, और अगर आप ज्योतिष का अध्ययन करते हैं तो एक डर मन में बना रहता है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें यह सत्य है कि राहु और मंगल कहीं ना कहीं अंगारक योग का निर्माण करते हैं। अंगारक योग का मतलब हो गया एक विस्फोट। मंगल उग्रता है, मंगल रक्त है, मंगल अगर कहा जाए गर्म है, और राहु अगर कहा जाए तो उसको बढ़ाने वाला ग्रह है। यहां तक थ्योरी सही है कि कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीजों में किसी प्रकार के तनाव। अभी देखते हैं क्या तनाव। इसके बाद जिस राशि में है, शनि की राशि, और कर्क लगन की कुंडली में अगर कहा जाए शनि मार्केश है, और मार्केश अगर कहा जाए तो मुख्य मार्केश बनेगा। शनि का लाभ में होना, वृषभ राशि में होना, ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं ऐसे जातकों का, ठीक है, डिवोर्स इत्यादि चीजें या अलगाव की स्थितियां अगर कहा जाए गुरु के कारण नहीं होंगी। एक बात।
जब भी देखिए कोई भी कुंडली आप देखिए तो केवल यह मत देखिए कि सप्तम भाव, भाग्य को देखना बहुत जरूरी है और पंचम को देखना बहुत जरूरी है लगन के साथ में। भाग्य में बैठा गुरु, शनि पे दृष्टि, ऐसे में कहा जाएगा कि किसी भी हालत में व्यक्ति का जिससे भी विवाह होगा अलगाव नहीं होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है। अनुराधा नक्षत्र किसका नक्षत्र है? अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और शनि अगर कहा जाए विवाह का स्वामी हो के शनि गुरु से दृष्ट है। ऐसे में ये समझ लीजिए कि गुरु ये कह रहा है कि मैं आपके नक्षत्र में हूं और आप पे दृष्टि डाल रहा हूं, और जिस राशि में मैं हूं, मतलब जिसके घर में मैं हूं, वो आपके मंगल के घर में है। और मंगल अगर कहा जाए बलिष्ठ है, मांगलिकता को भी दिखाता है। मैंने इन जातक की पत्नी की जन्म कुंडली में देखा, उस जमाने में जिसने मिलाई होगी, मतलब 71 का जन्म है, 71 का, उस जमाने में उन्होंने कहा कि जन्म कुंडली मिलवा के मैंने विवाह किया था। उस जमाने में जिसने मिलाई होगी तो बेहद काबिल आदमी होगा जिसने मिलाई होगी। एक एक ग्रह अगर कहा जाए। अब यहां पर प्रभाव क्या पड़ेगा भाई? मंगल, राहु और शनि का घर, तीनों अगर कहा जाए जन्म कुंडली में अकारक। प्रभाव यह पड़ेगा कि जातक की धर्म पत्नी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं समय समय पे बनी रहेगी, एक बार। दूसरी चीज अगर कहा जाए, राहु की दृष्टि अगर कहा जाए शनि पे पड़ रही है। शनि पे पड़ने का मतलब यह हो गया तो कहीं ना कहीं शनि और शनि का घर अगर कहें तो पत्नी का घर कहलाएगा। ये दोनों ही पीड़ित हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका को, इनकी धर्म पत्नी को कहीं ना कहीं जो है शारीरिक कष्ट मिलेगा। अब शारीरिक कष्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, सीधे सीधे समझ लीजिए कि ये योग बनाता है शारीरिक कष्टों को, लंबी बीमारी को दिखाता है शनि। और शनि अगर कहा जाए मूल त्रिकोण राशि, और मूल त्रिकोण राशि का प्रभाव अगर कहा जाए तो सामान्य राशि से ज्यादा पड़ता है। कोई भी ग्रह हो, ठीक है, उसकी मूल त्रिकोण राशि से सामान्य राशि से ज्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा, एक बात। अब यहां पर बात आती है, इन्होंने ये भी लिखा है कि अगले 2 साल किसी ने बताए हैं बड़े भारी हैं। देखिए अगले 2 साल कैसे भारी होंगे मुझे समझाइए। कुंभ राशि में शनि चल रहे हैं। शनि अगर कहा जाए बुध और सूर्य के ऊपर, सूर्य और बुध के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, सत्य है। कुंभ राशि का शनि अगर कहा जाए दशम दृष्टि से गुरु को देखेगा, चंद्रमा को देखेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है कि आपकी पत्नी को कष्ट मिले। शुक्र की महादशा है इस समय पे, और शुक्र में अगर देखा जाए महादशा में अंतरदशा देखा जाए तो चंद्रमा और मंगल की पड़ेगी। ऐसा कोई संयोग नहीं बन रहा है। मंगल भले ही पत्नी का स्वामी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहां से कोई ऐसे योग नहीं बना रहा है कि ऐसी कोई घटना या बहुत बड़े स्तर की कोई घटना हो। ऐसा कोई योग नहीं है। हाँ, स्वास्थ्य से संबंधित उतार चढ़ाव होगा। हाई बीपी से संबंधित इनको परेशानियां लंबे समय से चलती आई होंगी। हाई बीपी जिसे कहा जाता है, बीपी का बहुत ज्यादा बढ़ना, तो ऐसा कुछ दिमाग में मत डालिए। तीसरा आपने लिखा है, मैं एक सरकारी बड़े पद पर इस समय पे आसीन हूं। सरकारी बड़े पद पर इस समय पे आसीन हूं। कुछ ऐसे प्रपोजल मिल रहे हैं कि राजनीति में एक बड़े पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए लोग मुझे प्रेरित कर रहे हैं। जैसा मैं समझ पा रहा हूं, मौके पे आप सरकारी तंत्र में और एक बड़े पद पे हैं, और आपको जो है कुछ लोगों की तरफ से ऑफर आ रहा है। कोई पार्टी होगी, किसी पार्टी ने आपको अप्रोच कर रहा होगा कि आप एक बड़े पद पे जो है चुनाव लड़ने के लिए बुलाया जा रहा है। क्या मुझे चुनाव लड़ना ठीक है? क्या इस दिशा में जाना ठीक है? और क्या लाइफ है इस दिशा में मेरी? चलिए अब बात करते हैं चुनाव की। कर्म का स्वामी अगर कहा जाए, देखिए अब यहां से बिल्कुल सावधानी से समझिएगा। कर्म का स्वामी अगर कहा जाए दशम में, दिग्बल की अवस्था में, और नवमांश में अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि में, जिसका अधिपति मंगल बनता है। ऐसे में कहा जाएगा नवमांश में भी सूर्य बली हुआ और कर्म में भी सूर्य बली हुआ, एक बात। दूसरी चीज, जन्म कुंडली में अगर देखें तो मंगल की सूर्य पे दृष्टि पड़ने का मतलब भी होता है, अगर अच्छा है और केंद्र में है दोनों ही ग्रह, अगर मंगल पे सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, और खासकर अगर कहा जाए चौथी, अष्टम नहीं, अष्टम तो कहीं ना कहीं एक योग बनाती है कि वो सरकारी तंत्र में नुकसान या वाद विवाद या जेल इत्यादि चीजों को भी ये दिखाता है। ठीक है, अगर नक्षत्र और चरण गलत हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि सरकारी तंत्र से व्यक्ति को लाभ मिलेगा। राजनीति से संबंधित चीजों में कभी भी राजनीति को देखने के लिए केवल सूर्य का विचार मत करिएगा कि आपने देखा दिग्बल में सूर्य है तो आपको राजनीति करना चाहिए, नहीं। राजनीति में देखने के लिए अगर कहा जाए तो सप्तम भाव, ठीक है,
दसम भाव, चतुर्थ भाव, लाभ भाव, भाग्य भाव और उसके साथ में अगर कहा जाए तृतीय भाव और पंचम भाव। अगर जन्म कुंडली में देखा जाए तो सप्तम भाव में मंगल है। मंगल अगर कहा जाए ऊर्जा है, राजनीति से संबंधित निर्णय लेने की क्षमता को दिखाता है। मंगल जिसकी राशि में है वो शनि बनेगा और शनि अगर कहा जाए तो इच्छाओं की पूर्ति में है। इच्छाओं की पूर्ति का मालिक अगर कहा जाए शुक्र है अपने ही घर में भाग्य भाव में, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर कहा जाए शुक्र और शनि दोनों पे पड़ रही है। ऐसे में बहुत स्पष्ट साफ है कि मंगल भरणी नक्षत्र के चौथे चरण में है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र का टाइम फ्रेम या उसकी दशा इस समय पे चल रही है। शनि का गोचर अगर कहा जाए सूर्य पे पड़ेगा, कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र में व्यक्ति को बढ़ाएगा। बुध पे पड़ेगा, राजनीति से संबंधित चीजों में व्यक्ति बढ़ सकता है। गुरु और चंद्रमा पे पड़ेगा। ऐसे में कहा जाएगा चंद्रमा पे दृष्टि पड़ने के कारण व्यक्ति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा और गुरु पे दृष्टि पड़ने के कारण व्यक्ति को पद मिलेगा। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं और इसका तर्क है। शनि अगर कहा जाए गुरु के नक्षत्र में है, गुरु अगर कहा जाए शनि के नक्षत्र में है, शनि अगर कहा जाए कर्म है और शनि अगर कहा जाए तो राजनीति का बहुत बड़ा कारक ग्रह है। शनि गरीबों को दिखाता है, शनि मजदूरों को दिखाता है, शनि अगर कहा जाए तो ऐसे तबके को दिखाता है जिसकी सेवा से व्यक्ति कहीं ना कहीं बड़ा बनता है। अब यहां पर सेवा की बात आ गई कि राजनीति के लिए अच्छा है, आप बिल्कुल जा सकते हैं, राजनीति से संबंधित चीजों में आप बढ़ सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि व्यक्ति राजनीति करके केवल धन कमाएगा कि जनता की सेवा भी करेगा, यह मुख्य बिंदु है, सामाजिक कार्य भी करेगा। चतुर्थ भाव से हम लोग विचार करते हैं जनता का। चतुर्थेश अगर कहा जाए शुक्र है और जनता के भाव से, ठीक है, 1 2 3 4, चतुर्थ से चतुर्थ अगर कहा जाए तो सप्तम भाव। सप्तम भाव में मंगल का होना, मंगल अगर कहा जाए किसी प्रकार की चाटुकारिता पसंद नहीं करता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए कितने भी बड़े पद से आए, उनसे जिस पद के लिए कह रहे हैं उनसे बड़े पद पे भी होगा तो भी व्यक्ति चाटुकारिता नहीं करेगा। मैं ठीक हूं, मुझे पता है जो मैं काम कर रहा हूं, मुझे पता है ये सही काम है। ऐसे में कहा जाएगा कि शुक्र का रेवती नक्षत्र के चौथे चरण में बुध का नक्षत्र कहलाएगा और बुध अगर कहा जाए दसम में और सप्तम दृष्टि से अगर कहा जाए तो जनता को देख रहा है, जनता के कामों को देख रहा है। सूर्य अगर कहा जाए जनता को देख रहा है। ऐसे लोग समाज में उतरते हैं और कहीं ना कहीं समाज में बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग, केतु और चंद्रमा एक साथ है, कर्क राशि में केतु है। ऐसे लोग अगर देखिए लगन में जब भी केतु बैठता है थोड़ा सा मन में डर जरूर देता है, लेकिन यहां पर बैलेंस हो गया। मंगल भी अगर कहा जाए लगन को देख रहा है। मंगल अगर जन्म कुंडली में अगर देखें तो कर्म है, कर्म का अधिपति है। एक बहुत बड़ा राजयोग है कि कर्म का जिस भाव में सूर्य बैठा है उसका अधिपति, सूर्य भी अपने ही घर का है, उसका राशिपति अगर कहा जाए मंगल, मंगल भी अपनी राशि का है। एक बात, लाभ का स्वामी अगर कहा जाए तो भाग्य में अपने ही राशि का है और देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए भाग्य त्रिकोण में, कहीं ना कहीं अगर कहें पंचम भाव में बली अवस्था में वर्गोत्तमी बैठे हैं। ये अद्भुत योग है। ऐसे लोग छोटे मोटे पद पे नहीं होते हैं, अगर राजनीति में भी जाते हैं तो कैबिनेट तक तो कम से कम पहुंचते ही पहुंचते हैं। मैं बिल्कुल ये कहूँगा आप आंख बंद करके जाइए, परमात्मा ने आपके लिए अभी बहुत कुछ सोचा है, ठीक है, अभी बहुत कुछ सोचा है और बहुत कुछ देगा। व्यवसाय के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़िएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे कि अश्विनी नक्षत्र के दूसरे अश्विनी नक्षत्र में पहले चरण का बुध है, आपको व्यवसाय भी कराएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि व्यवसाय के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पड़िएगा। आपको आपका रास्ता मिलने जा रहा है, उस रास्ते पे बढ़िए। जैसे कोई बालक आए, बच्चा आए कि पूछे कि मुझे आईएएस बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं मैं, अगर ये कुंडली है बिल्कुल बनेगा। आपने केवल बड़ा पद लिखा है, इसमें दिखता है कि जातक जो है प्रमुख सचिव तक जाएगा, आईएएस में भी मुख्य सचिव तक जाएगा। मुख्य सचिव बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ा पद होता है। इसके बाद आपने जो है पूछा है, बिल्कुल मेरी तरफ से आप जा सकते हैं। पत्नी के विषय में मैंने बता दिया। धन की स्थिति जीवन में कैसी रहेगी? धन बहुत है। लाभ का स्वामी भाग्य में, भाग्य का स्वामी अगर कहा जाए गुरु पंचम में, गुरु की अगर कहा जाए अपने भाव पे दृष्टि पड़ना,
शुक्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन का कारक ग्रह कहलाता है। शुक्र की राशि में शनि का होना अद्भुत। सुख का स्वामी अगर कहा जाए शुक्र है, सभी प्रकार के सुख हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहां पर पत्नी को लेकर समय समय पे व्यक्ति पीड़ित रहता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात, जिस समय पे शुक्र के ऊपर शनि का गोचर होगा उस समय पे पत्नी को, अभी नहीं, जैसे आपने कहा 2 साल कुछ नहीं होने जा रहा है। भले मंगल के अंतर्दशा लग रही है शुक्र में, शुक्र विवाह है, पत्नी कहलाता है शुक्र। मंगल अगर कहा जाए आपकी जन्म कुंडली में अगर देखें तो पत्नी को दिखाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी, देखिए अगर 26 और 27 साल 2026 और 27 अगर ये निकल गया, मुश्किल है, अगर पत्नी का निकल गया तो पत्नी की आयु अगर कहा जाए अभी 25 साल और है। ठीक है, बहुत होते हैं 25 साल। इसके बाद आपने पूछा बच्चों का सुख, देखिए बच्चों का सुख नहीं है इसमें। ठीक है, बच्चे आपसे दूर रहेंगे। चंद्रमा अगर कहा जाए नीच का हुआ, नवमांश में अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपनी ही राशि का है, नीच भंग जरूर हुआ। कोई भी ग्रह, देखिए समझिए मेरी बात को, जैसे हम लोग नीच की परिभाषा देते हैं, कई तरीके से नीच की परिभाषा होती है। 2-3 चीजें मैं आपको जो है शॉर्ट में समझा देता हूं। कोई भी ग्रह अगर नीच का है और नवमांश में भले उच्च का हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं असर करेगा, ये तय है, ये कहीं ना कहीं असर करेगा। अब जैसे मान लीजिए शनि किसी का नीच का है, और शनि अगर कहा जाए नीच का किस में होता है, मेष राशि में होता है, और उसकी 2 राशियां हैं, और नवमांश में अगर कहा जाए तो उच्च का हो रहा है, तो हम लोग ये कहते नहीं साधारण भाषा में कि भैया नीच भंग हो गया। लेकिन शनि जिस भाव में है उस भाव में विरक्त व्यक्ति को करेंगे ही करेंगे। अब यहां पर चंद्रमा जिस भाव में है, पंचम भाव में है, गुरु के साथ है, अव्वल दर्जे का, ऐसे लोगों की संतान भी कहीं ना कहीं अधिकारी पद पे होती है या विदेश में रहती हैं, अधिकारी पद पे या विदेश में। एक बात, लेकिन चंद्रमा का यहां गुण दोष लगेगा, व्यक्ति को कहीं ना कहीं संतान से दूरी बन के चलेगी। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। संतान अगर कहा जाए गुरु है, और संतान भाव से अगर कहा जाए शुक्र पंचम में है, शनि कहीं ना कहीं विरक्त कर रहा है। ठीक है, संतान दूर रहेगी, एक अलग बात हो गई, लेकिन ऐसा कोई मतभेद नहीं होगा। संतान अगर कहा जाए तो गुरु के कारण आपकी सेवा, और सेवा करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि सामने ही हो। ठीक है, आज का युग वैसा ही अलग हो गया है कि बच्चा यहाँ है और माँ बाप वहाँ है, माँ बाप वहाँ है, बच्चा यहाँ, ये चल रहा है। लेकिन ऐसा कोई योग नहीं बन रहा है कि संतान आपसे दूर रहेगी। ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में बहुत कुछ देते हैं। ठीक है, जैसे ये मंगल और राहु का प्रकोप अगर कहा जाए, जैसे आपको स्टोन की समस्या, पथरी, और पथरी का समय चल रहा है, साल 2023 जुलाई से लेकर साल 2024 के बीच में स्टोन से संबंधित आपको समस्या होगी। मंगल और राहु अगर कहा जाए किडनी से संबंधित समस्याएं देंगे। ये माइनस पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये माइनस पॉइंट है। मंगल अगर कहा जाए श्रवण नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र अगर कहा जाए चंद्रमा का नक्षत्र है। राहु अगर कहा जाए घनिष्ठा नक्षत्र में, घनिष्ठा अगर कहा जाए मंगल का नक्षत्र है। चंद्रमा क्या है, लिक्विड है। मंगल जब भी चंद्रमा के नक्षत्र में इस जगह पे बैठे और कुछ ऐसे और भी योग बने तो ये कहा जाता है कि व्यक्ति को किडनी से संबंधित समस्या होगी। अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कब होगी, जिस समय पे चंद्रमा के ऊपर कर्क राशि में लगन में शनि का मूवमेंट होगा, शनि का गोचर होगा, उस समय पे व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य में भी अगर कहा जाए किडनी से संबंधित समस्या जो जूझेगा। लेकिन काम के लिए व्यक्ति जब तक परमात्मा ने जब तक आपको यहां भेजा है तब तक व्यक्ति जो है धन कमाएगा। धन तो चलिए ठीक है, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा आपके लिए। मान सम्मान प्रतिष्ठा आने वाले समय में बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। रही पद वाली बात, कोई बात नहीं, बड़ा पद मिलेगा, जो अभी चल रहा है इससे भी बड़ा पद मिलेगा, और कई ऐसे बड़े सरकारी तंत्र के लोग आपके नीचे काम करेंगे। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा साल 2026 और 27 में, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।